हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है आपका द ऑफ़र एंड प्रपोजल। मैंने इसके बारे में पहले भी ही कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफ़र क्या होता है, प्रपोजल किसे कहते हैं, और ये हमने मेन डिस्कस किया था विथ एग्जाम्पल, जो आपके डेफिनेशन वाली वीडियो थी जिसमें कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पूरे बिजनेस लॉ में कवर करने हैं हमने उनके बारे में पढ़ा था। तो ऑफ़र बेसिकली क्या होता है, हमने एग्जांपल्स भी लिए थे आपके, जब कोई एक पर्सन या जब कोई एक पार्टी अपना प्रपोजल, अपनी विलिंगनेस किसी अदर पार्टी के सामने प्रेजेंट करती है, किसी अदर पार्टी को देती है, वो क्या कहलाता है, ऑफ़र कहलाता है। राइट। इसके बारे में आज हमें डिटेल में स्टडी करनी है। ऑफ़र एंड प्रपोजल क्या होते हैं, लीगल रूल्स क्या हैं, कब किस ऑफ़र को हम किस तरीके से डील करते हैं, कब उसे हम वैलिड मानेंगे एंड कब हम उसे वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। वैलिड एंड वॉइड, ये दोनों टॉपिक्स, ये दोनों टर्म हम समझ चुके थे पहले भी। वैलिड का मतलब होता है जो कानूनी तौर पे एकदम करेक्ट हो, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जिसे लॉ के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, लॉ की नज़र में जब वो चीज़ सही होती है हम उसे वैलिड बोलते हैं। राइट। वॉइड का क्या मतलब होता है, वॉइड का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ कानूनी तौर पे गलत है या लॉ हमें उस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, डेट इज़ कॉल्ड वॉइड। हम लोग ये चैप्टर नया क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस, प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए थे वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए। क्यों देखना इतना इम्पॉर्टेंट है, अब देखो, जब आपका बेस ही प्रिपेयर नहीं होगा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि बिजनेस लॉ एग्जैक्टली होता क्या है एंड ये जो टर्म्स हम यहाँ पे पढ़ते जा रहे हैं इनका बेसिकली मतलब क्या होता है, तो आगे के जितने भी सिलेबस हम कवर करते चलेंगे, जितने भी वीडियोस में आगे प्रोसीड करेंगे, वो इतना कुछ खास इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझ नहीं आ पाएगा। और फिर हमने पहले ही बोला था कि बिजनेस लॉ इजी सब्जेक्ट होगा तब जब आपको उसकी एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी, उसके सारे सेक्शंस, क्योंकि आपको यहाँ पे याद करने होंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट पॉइंट से। पहली चीज़, सेक्शन 2A में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो आपका बनाया गया था, उसमें द फर्स्ट डेफिनेशन किसकी है, आपकी ऑफर की डेफिनेशन है। किसके अंदर दी गई है, सेक्शन 2A के अंदर दी गई है। मतलब सेक्शन 2A किसके बारे में बताता है, आपका ऑफर के बारे में बताता है। राइट। क्या बोलता है, अ प्रपोजल as when one person signifies to another his willingness to do or to obtain from doing anything with a view to obtaining the assent of the other party to such act and absences he is said to make a proposal। क्या मतलब है इस पूरे डेफिनेशन का। अब देखो, जो डेफिनेशन है सेक्शन के अकॉर्डिंग वो वही रहेगी, उसमें कोई भी फेर बदल या कोई भी चेंजेस नहीं किए जा सकते। इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, जब कोई एक पार्टी अपनी विलिंगनेस को, अपने विचारों को, अपनी थिंकिंग्स को दूसरे के सामने रखती है कि हम चाहते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए या हम चाहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, वो जो चीज़ आप प्रेजेंट करते हो वो क्या कहलाता है, आपका ऑफर या फिर आपका प्रपोजल कहलाता है। ठीक है। और हम ये क्यों करते हैं, इस उम्मीद से करते हैं कि जो सेकेंड पार्टी है, उम्मीद है कि वो क्या करेगी, हमारे उस ऑफ़र को या हमारे उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका ऑफर बोलते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफर। अब देखो, जो लोग ऑफ़र करते हैं या जो लोग अपनी विलिंगनेस को दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं उन्हें हम प्रोमिसर कहते हैं या फिर ऑफरर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, अब जिसके लिए ऑफर किया गया है वो पर्सन क्या कहलाएगा, आपका ऑफरी कहलाएगा या प्रोमिसी कहलाएगा। ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट को ईजिली समझने के लिए। एग्जाम्पल हमने वहाँ पे भी कार का आपका लिया था, यहाँ पे भी हम कार का एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने क्या कहा है, वो अपनी कार को बी को क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। ठीक है। किसे सेल करना चाहता है, आपका बी को सेल करना चाहता है। अब उसने क्या किया, ए ने बी से कहा कि देखो भाई, मेरी एक गाड़ी थी जिसे कि मैं 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ। ये क्या है, ए क्या कर रहा है, बी के सामने अपना ऑफर रख रहा है, अपनी विलिंगनेस रख रहा है। अगर बी इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, अभी हमने आगे पढ़ा भी था इसके बारे में कि जब भी कोई चीज़ हम ऑफ़र करते हैं, सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट कर लेती है तो वो क्या बन जाता है, आपका
कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो यहाँ पे जो ए था वो क्या था आपका, या तो प्रॉमिसर था या तो इसे हम ऑफरर बोल सकते हैं। वहीं पे जो बी है वो कौन है आपका, ऑफरी है, चाहे आप इसे प्रॉमिसी बोलिए चाहे आप इसे ऑफरी बोलिए। ठीक है, एक प्रॉमिसर होता है तो दूसरा प्रॉमिसी होता है। ए जो ऑफर दे रहा है दैट इज प्रॉमिसर, एंड बी जो एक्सेप्ट कर रहा है या जिसके लिए ऑफर दिया गया है वो क्या कहलाएगा आपका, ऑफर कहलाएगा। अब देखो इसके कुछ लीगल रूल्स होते हैं वैलिड ऑफर के, मतलब कि कब हम किसी ऑफर को वैलिड मानते हैं, मतलब कि कब उसे कानूनी तौर पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, एन ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। जो भी हम ऑफर दे रहे हैं या तो वो एक्सप्रेस होना चाहिए या तो इम्प्लाइड होना चाहिए। ये दोनों वर्ड में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्सप्रेस मतलब कि कोई भी जब आप ऑफर देते हो या तो आप उसे रिटन फॉर्म में दो, ठीक है, या तो आप उसको स्पोकन फॉर्म में दो। इम्प्लाइड के अंदर आप बोलते नहीं हो, ठीक है, आप लिखते भी नहीं हो, बट आपका बॉडी गेस्चर, आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड वो दिखा देता है कि आपका क्या ऑफर है। इसके लिए हमने एग्जांपल कौन सा लिया था, आपका बस का एग्जांपल लिया था, राइट, याद होगा आई थिंक आप लोगों को। तो ऑफर क्या होता है, या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए, इसका कोई तीसरा मोड नहीं है। ठीक है, या तो हम बोल के, अब सीधी बात है, अगर आपको अपनी विलिंगनेस किसी के सामने रखनी है या तो मुंह से बोल दो या उसको लिख के दे दो, या तो फिर जो आपकी फीलिंग है उसे बाय एन एक्शन, बाय एन एटीट्यूड, बाय योर बिहेवियर आप किसी के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। तो पहला रूल, कोई भी ऑफर हम या तो एक्सप्रेस मोड पे देंगे या तो इम्प्लाइड मोड पे देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं इसका कौन सा है। नेक्स्ट रूल आता है आपका, एन ऑफर मस्ट गिव राइज to legal consequences and be capable of creating legal relation। ठीक है, क्या मतलब हो इस चीज़ का, कोई भी जब ऑफर किया जाता है तो उसका मेन मकसद होता है लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट करना। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस या लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, अब देखो अगर कोई इंसान अपनी गाड़ी किसी को बेच रहा है तो ये जिम्मेदारी बनती है कि पैसा रिसीव करते ही वो पार्टी उसको कार दे दे। एक चीज़ कंडीशन, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मानो ए ने बी को कार डिलीवर कर दी लेकिन बी ने पैसा देने से मना कर दिया। इस केस में क्या होगा, ए बी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर देगा। तो यही आपका ऑफ़र कहलाता है, मतलब कि ऑफ़र होने का मतलब होता है कि आपके इंटेंशन पहले से ही था कि जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और पार्टी उसको सही से परफॉर्म नहीं करेगी, उस केस में हम कोई लीगल रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। डिटेल क्या लिखी हुई है, एन ऑफर इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट must disclose an intention to create legal relation and must also be capable of creating legal relations। मतलब कि ऑफ़र देने से पहले सामने वाली पार्टी को अवगत करा देना होगा कि अगर हम आपका काम पूरा नहीं कर पाएंगे या फिर आप हमारा काम पूरा नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ लीगल रिलेशंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, इस पर एक केस स्टडी भी हुई थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बिजनेस लॉ के लिए केस स्टडीज़ आपको याद होनी चाहिए। ना सिर्फ केस स्टडी की स्टोरी, देखिए केस स्टडी की स्टोरी इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होगी क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आपसे स्टोरी नहीं पूछने वाला। वो क्या पूछेगा, कोई एक केस दे देगा, जैसे कि रोज एंड फ्रैंक कंपनी का केस था, बोलेगा कि ये केस किस पॉइंट के अंदर आया था, तो ये किस पॉइंट के अंदर है, आपका लीगल रिलेशन एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर ये पॉइंट आता है, राइट। तो आपको क्या करना होगा, केस स्टडी लर्न करनी होगी, ये खासकर कि वो केस स्टडी कौन सी थी और किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। तो इसके अंदर कौन सी केस स्टडी आती है आपकी, रोज एंड फ्रैंक कंपनी वर्सेस कस्टन्स एंड ब्रदर लिमिटेड। ठीक है, ये दो कंपनीज थी, इनके आपस में डीलिंग हुई थी, उसको लेके इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, केस फाइल किया गया। थर्ड रूल की हम बात करते हैं, आई थिंक सेकंड रूल क्लियर हो गया होगा कि कोई भी जब आप ऑफर करते हो तो उसके लिए आपको लीगल रिलेशंस एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को क्रिएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, ऑफर मस्ट बी सर्टेन, डेफिनिट एंड नॉट वेग। अब देखो क्या होता है, अगर कोई ऑफ़र इनडेफिनेट होगा, ऑफ़र इनडेफिनेट का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ का कोई भरोसा ही नहीं है कि होगी नहीं होगी, हम इसे परफॉर्म कर भी पाएंगे, मतलब कि अनसर्टेन है, कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई फिक्सेशन उसके अंदर नहीं है, कोई डेफिनेट चीज़ नहीं है, तो उस टाइम पे हम उस ऑफ़र को इंक्लूड नहीं करते। मतलब कि ऑफ़र उसी चीज़ का आपको देना चाहिए जो कि फिक्स हो, जो सर्टेन हो, डेफिनेट हो, मतलब कि वो काम एक्चुअल में परफॉर्म हो सकता हो। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे कि हमने प्रॉमिस कर दिया कि कल कंफर्म देखना बारिश होगी,
दैट इज़ हमने बोले कि चलो ये बोल देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पर्सन से ऑफ़र किया कि अच्छा ठीक है, कल जब बारिश होगी तो हम ये वाला गेम खेलेंगे। डैट मीन्स हमने कंडीशन क्या सेटअप कर दी, बारिश होने की। ऐसी कोई भी चीज़ हम ऑफ़र में एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कोर्ट खुद डिसाइड नहीं कर पाता कि एक्चुअल में जो पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टी, चाहे वो ऑफ़र देने वाली हो या उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने वाली हो, वो दोनों पार्टीज़ एक्चुअल में चाहती क्या हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो चीज़ हमें क्लियर नहीं हो पाती। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी जो ऑफ़र किया जाए तो वो सर्टेन इन नेचर, डेफिनेट इन नेचर होना चाहिए, ना कि इनडेफिनेट या वेग होना चाहिए। इसके ऊपर भी एक केस स्टडी है फ्रेंड्स। केस स्टडी कौन सी है आपकी? टेलर वर्सेस प्रैक्टिकन की। देन आता है आपका नंबर 4 रूल। वो क्या कहता है? इन्विटेशन टू ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। दो टर्म्स होते हैं, एक होता है ऑफ़र देना और एक होता है इनविटेशन टू ऑफ़र। मतलब कि ऑफ़र के लिए आपको इनवाइट करना, आपको इनविटेशन देना। क्या मतलब है इनविटेशन ऑफ एन ऑफ़र का? अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में काफ़ी सारे पैम्पलेट्स निकलते हैं, या आप किसी मॉल से या कॉलेजेस से जब आप बाहर निकलते हो तो काफ़ी सारी कंपनी वाले या काफ़ी सारी शॉप वाले, मॉल्स वाले आपको अलग अलग तरह के पैम्पलेट्स देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम किसी एक मॉल का, फॉर एग्जांपल विशाल मेगा मार्ट का एग्जांपल ले लो, या आप वी मार्ट का एग्जांपल ले लो। उसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। मतलब कि आपको जैसे अगर कोई टी शर्ट बाय करनी है बॉयज़ को, तो उसमें एक टी शर्ट, बड़ी खूबसूरत सी टी शर्ट बनी होती है, लिखा होता है कि ₹200, 300, जो भी उसकी कॉस्ट हो। वैसे ही बच्चों को अगर टॉयज़ खरीदने तो बड़ा बेहतरीन तरीके का टॉय बना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब उस दुकान पे जाओगे तो आपको सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा जो फ़ोटोज़ में बनी हुई थी, या सेम क्वालिटी आपको मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी वहाँ पे नहीं होता है, राइट। ये कहलाता है इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। मतलब कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं ताकि आप आइए और उस ऑफ़र को जो आपके मॉल में अवेलेबल है उसे आप लीजिए, ना कि जो पैम्पलेट में फ़ोटोज़ लगाई जा रही हैं आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र होता है। आप इसको ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ एक मेन थी। एग्जाम्पल से अगर क्लियर हो गया हो तो पैम्पलेट में काफ़ी सारे मॉडल्स की फ़ोटोज़ बनी होती हैं, काफ़ी बेहतरीन। एग्जाम्पल ले लेते, चलो ब्यूटी पार्लर जाते हैं या मेंस सैलून जो होता है वहाँ जाते हैं, उसमें बाहर एकदम बेहतरीन फ़ोटो लगी होती है, एकदम वेल ड्रेस्ड पर्सन की, एकदम फुली मेकअप्ड पर्सन की। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाओ तो आपको भी हूबहू वही बना के बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, ये क्या होता है? इनविटेशन ऑफ़र होता है कि आप अगर आप यहाँ आएंगे तो हम आपको ग्रूम करेंगे, बट कंपलसरी नहीं है कि जो फ़ोटो आपको वहाँ दिख रही है आपको एक्चुअल में वो ही मिले। इस पर भी एक केस हुआ था, नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें हुआ था कि एक पर्सन होता है जो एडवर्टाइजमेंट है उसको लेके वो इन्फ्लुएंस हो जाता है एंड उससे रिगार्डिंग वो डिमांड करता है, बट एक्चुअल में होता क्या है, वैसा कुछ उसे रिसीव नहीं होता क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट था, उसको लेके केस फाइल किया जाता है। तब बोला जाता है कि ऑफ़र होने में और ऑफ़र के लिए इनवाइट करने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, ये पॉइंट था रूल नंबर 4। इसके अंदर क्या लिखा है? इन केस ऑफ एन invitation to offer, the person sending out the invitation does not make an offer। मतलब कि आप लोगों को एक इनविटेशन भेजा जाता है, जैसे कि आपको पैम्पलेट्स भेजे जा रहे हैं, तो एक तरह का इनविटेशन है जो आपको सेंड किया गया है, बट ओनली इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। ये क्यों होता है? ताकि आपको इनवाइट किया जाए कि आप हमारे मॉल में आइए, आप हमारा प्रोडक्ट अवेल कीजिए। ये बस एक इनविटेशन है, ना कि एक ऑफ़र है। ठीक है, हिज ऑब्जेक्ट इज़ मेनली टू सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन। जो प्रोडक्ट वो आपको देते हैं, जैसे जो पैम्पलेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट किया जाए, आपको डील्स के बारे में बताया जाए, आपको ऑफर्स के बारे में बताया जाए, ना कि आपको ऑफ़र किया जाए। ठीक है, दोनों में फ़र्क होता है, तो रूल नंबर 4 में कवर हो रहा है। देन आता है आपका रूल नंबर 5, एंड रूल नंबर 5 क्या है आपका? एन ऑफर मे बी स्पेसिफिक और जनरल। जो आप ऑफ़र देते हो किसी भी पर्सन को, वो स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है। स्पेसिफिक होने का मतलब होता है किसी एक ख़ास पर्सन के लिए आपने ऑफ़र किया है। जैसे कि अभी जो हम ऊपर एग्जांपल्स देख रहे थे, ये ए और बी वाला, राइट। इसमें क्या है, ए ने स्पेसिफिक ऑर्डर बी को किया है। ए कार बेचना चाहता है, लेकिन सिर्फ किसको? सिर्फ बी को। मतलब कि वो क्या हुआ, आपका एक तरह का स्पेसिफिक ऑफ़र हुआ। वहीं पे एक जनरल ऑफ़र होता है, जैसे कि अभी हमने ये पैम्पलेट्स की बात की।
पैम्पलेट्स में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ कि आपको, स्पेशली आपको हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हम एज एन जनरल जितने भी उस ग्रुप में लोग आते हैं, जितने भी लोग परस्यूड करते हैं, उन सब के लिए वो ऑफ़र था। ठीक है, तो ऑफ़र दो तरह से हो सकते हैं, स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी, मतलब कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक जनता के लिए वो प्रोडक्ट हो सकता है। इसका जो केस स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत फेमस हुई थी ये केस स्टडी, कई बार पेपर में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है। वो कौन सा है आपका, कार्लिल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इसमें क्या होता है, स्मोक बॉल कंपनी जो है कार्बोलिक, ये एक तरह की मेडिसिन बनाती थी, जिसने क्या किया था, एक एडवर्टाइजमेंट दिया था जिसमें कि कहा जाता था कि 7 दिन में अगर आप किसी इस मेडिसिन को एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लेते हो तो आपकी जो डिसीज़ है या जो आपकी प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। राइट, ये एक कंपनी का दावा था जो उसे एडवर्टाइज़ किया था, वो जनरल सबके लिए था। कार्लिल जो होती है लेडी, वो क्या करती है, उस मेडिसिन को लेती है एंड जो प्रिस्क्राइब मैनर होता है कि सुबह दोपहर शाम वगैरह जो भी था आपको उसी में रिसीव करती है एंड लास्ट में क्या होता है, उसे इससे कुछ एलर्जीज़ हो जाती हैं और कुछ उसको अवेल नहीं हो पाता, मतलब कि जिस वजह से वो मेडिसिन लेती है वो सही नहीं होता। वहीं पे उसने कहा था, कंपनी ने कहा था कि 7 दिन के अंदर अंदर सब कुछ सही हो जाएगा, आपकी कोई भी डिसीज़ क्लियर आउट हो जाएगी। तो क्या होता है, कार्लिल उस कंपनी के खिलाफ केस फाइल करती है और उसके बदले उसे कंपनसेशन भी पे किया जाता है। ये तो हो गई विदेश की बात। इंडिया में भी आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी एक प्रोडक्ट पे केस फाइल करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है हम फेयर एंड लवली का, ठीक है, उसमें भी केस फाइल हुआ था। वो उसमें दिखाया जाता है कि 7 दिन में गोरे हो जाएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका जो स्किन कलर है वो स्किन कलर वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव या कोई चेंजेस नहीं आते किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करके। तो वही चीज़ है इसमें कि जो ऑफ़र दिया जाता है वो स्पेसिफिक भी हो सकता है, मतलब कि किसी एक स्पेशल पर्सन को, जैसे कि ए एंड बी की हमने बात की, उसके लिए भी हो सकता है, या फिर हम जनरल बल्कि हर एक लोग को हम वो स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 5th रूल था। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट रूल कौन सा है आपका, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जो ऑफ़र होगा वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान आपकी चीज़ों को समझ जाए, आप उसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक आप उस ऑफ़र को कम्युनिकेट नहीं करोगे, जब तक आप उस ऑफ़र को किसी को बताओगे नहीं, तब तक उस पर हम एक्सेप्टेंस भी नोट नहीं करते। इस पर एक केस स्टडी आती है आपकी, लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता की, आपको केस स्टडी से पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसमें क्या होता है मेन आपका, एन ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। वही अभी जैसे हमने बात की कि जो भी ऑफ़र होगा या जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो आपको सामने वाले पार्टी को बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। मतलब कि आपको ऑफ़र जब कंप्लीट होगा या जब ऑफ़र होगा, आप ऑफ़र करोगे किसी पार्टी को, तो आपको उसे कम्युनिकेट करना पड़ेगा जिसके लिए आपने ये ऑफ़र एक्चुअल में बनाया है। रीज़न क्या होता है इस काम को मेनली करने का, रीज़न स्पेसिफिकली बस इतना सा ही है कि सामने वाली पार्टी उस चीज़ को तभी तो एक्सेप्ट कर पाएगी जब वो उस चीज़ के बारे में जानती होगी। जब वो उस चीज़ के बारे में जानती ही नहीं है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगी, राइट। तो ये चीज़ में बोली जाती है। इसमें आगे बोला भी है, अ पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर ओनली व्हेन ही न्यू अबाउट इट। कोई पर्सन उस ऑफ़र को तभी एक्सेप्ट कर सकता है जब उसको उसके बारे में पता होगा। जब पता ही नहीं है, कोई ऑफर, आपकी कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो 50+50+50% ऑफ दे रही है फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप चाहते हो कि इतना अच्छा ऑफ़र दिया है, लोग कंफर्म आएंगे, लेकिन लोग कब आएंगे, जब उनको पता होगा। जब उनको पता ही नहीं है कि आपकी कंपनी इतना अच्छा ऑफ़र उन लोग को दे रही है तो लोग आएंगे क्यों। यही रीज़न होता है कि कोई भी ऑफ़र करने के लिए आपको उसे कम्युनिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है रूल नंबर 7, जो कि क्या कहता है, ऑफ़र में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो आप ऑफ़र देते हो, जो आप किसी पार्टी को ऑफ़र दे रहे हो, वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को ऑफ़र कर रहे हो तो उसका मतलब है कि नहीं तुम्हें ये काम करना ही है। जैसे कि ए एंड बी का जो हमने कार वाला एग्जांपल लिया, वो एक पॉजिटिव ऑफ़र था, मतलब कि हम ऑफ़र देंगे कि काश वो ये काम कर ले, मतलब कि आपने ऑफ़र क्यों दिया है कि वो उसको एक्सेप्ट कर ले, वो उसके लिए हाँ बोल दे और आपका जो काम है वो पूरा हो जाए। दैट इज़ पॉजिटिव ऑफ़र।
नेगेटिव ऑफर होता है कि आप चाहते हो कि सामने वाली पार्टी या सामने वाला इंसान वो ऑफ़र ना करे, वो काम ना करे, आप उसके लिए उसे ऑफर्स देते हो, तभी बोला गया है ऑफ़र पॉजिटिव भी हो सकता है, साथ ही साथ नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें आगे क्या लिखा है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑफर शुड ऑलवेज मेड टू डू समथिंग, समटाइम्स ऑफर आर ऑल्सो मेड फॉर ऑब्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कई बार क्या होता है कि ऑफ़र हम कुछ ऐसा इसलिए भी करते हैं ताकि हम चाहते हैं कि सामने वाली चीज़ परफॉर्म ना की जाए, इसलिए भी आपको कुछ ऑफर्स दिए जाते हैं, राइट। ये आपका आ गया रूल नंबर 7। ठीक है, हमने 7 रूल पढ़ लिए बेसिकली। 7 रूल्स में हमने क्या देखा कि एक वैलिड ऑफर होने के लिए क्या क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल थी, जैसे कि एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड होना चाहिए। सीधी बात, जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, इम्प्लाइड नहीं करोगे, ऑफर क्रिएट कैसे होगा, कोई थर्ड मोड नहीं था। ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कम्युनिकेट, सीधी बात कम्युनिकेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड हो गया आपका। और भी हमने टोटल करके 7 जो रूल्स थे, जो 7 कॉन्सेप्ट्स थे, जो ये बताते हैं कि एक ऑफ़र कब आपका वैलिड हो सकता है, हमने वो पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑफ़र के ऑफ़र होते कितने तरह के। देखना मेनली से वही चीज़ें कवर होने वाली हैं जो भी हम आगे कर चुके हैं। जो कुछ बेसिक डिफरेंस आएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला बोलता है टाइप है आपका मोड, कितनी तरीके से ऑफर कर सकते हो। या तो एक्सप्रेस ऑफर करोगे, तो इम्प्लाइड ऑफर करोगे, मतलब कि सीधी बात है, जब तक आप उसे बोलोगे नहीं, अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलो, चाहे आप उसे लिख के बताओ या आप अपने मुंह से बोलो, तभी सामने वाले पार्टी को ऑफर पता चलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सामने वाला जो पर्सन है वो अंतर्यामी है, ठीक है, और वो आपके बोलने से पहले ही पहचान जाएगा कि अरे वाह ये वाली कंपनी हमें इतना अच्छा ऑफर दे रही है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 ही मोड हैं, या तो हम एक्सप्रेस करें या तो हम इम्प्लाइड करें, ठीक है। ये आपका हो गया पहला मोड। दूसरा होता है ऑफरी, मतलब कि हम किसको ऑफर दे रहे हैं, द पर्सन टू हुम वी आर मेकिंग फॉर एन ऑफर। वो कौन होंगे और कितनी तरह के होंगे, वो बेसिकली 2 तरह के होंगे, या तो वो स्पेसिफिक होंगे या फिर जनरल होंगे। अभी हमने आगे केस भी पढ़ा था एक स्मोक बॉल्स वाला, राइट। स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के लिए हम टारगेट, हम चाहते हैं कि हमारा सामान बिके या हमारा ये काम हो तो सिर्फ उसी पार्टी से हो। जनरल सबको दे दो, कोई ना कोई एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेंस हमें रिसीव हो जाएगी, दैट इज़ जनरल। देन आता है आपका नेचर, जिसके बारे में अब हमें पढ़ना होगा। पहला होता है क्रॉस ऑफर, ठीक है। दूसरा होता है काउंटर ऑफर। तीसरा होता है स्टैंडिंग ऑफर। अब ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात आती है आपके क्रॉस ऑफर्स की। क्रॉस ऑफर देखो शब्द से क्या पता चल रहा है, दैट इज इट क्रिएट समथिंग इन क्रॉस, कुछ क्रॉस बन रहा है, ठीक है। क्रॉस बनने का यहाँ पे क्या मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो काम आप करना चाहते थे सामने वाली पार्टी ने भी सेम काम कर दिया। मतलब कि आप एग्जाम्पल यहाँ पे देख लें, सीधे क्या लिखा हुआ, ये कहता है कि ए राइट ए लेटर टू बी, मतलब ए बी को लेटर लिखता है कि वो अपनी बाइक बेचना चाहता है बी को 70,000 में। अभी वो लेटर लिख ही रहा था, अभी उसने इसके बारे में किसी को भी कम्युनिकेट नहीं किया, ना तो किसी को इसके बारे में बताया। उसी दिन बी ने भी अपना एक्सप्रेस कर दिया, अपनी विलिंगनेस की, वो क्या करना चाहती है, बी ए से उसकी बाइक खरीदना चाहती है इन अ सेम कॉस्ट, दैट इज 70,000, ठीक है। ये कहना था आपका क्रॉस ऑफर, बल्कि जब आप दूसरी पार्टी को ऑफर दे रहे थे उतने में बी ने भी आपके सामने एक ऑफर प्रेजेंट कर दिया फॉर द सेम थिंग एंड फॉर द सेम कॉस्ट। ये कहलाता है आपका क्रॉस ऑफर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हो गई क्रॉस, मतलब कि दोनों पार्टी सेम चीज़ के लिए डीलिंग करना चाहती थी पहले से ही, उन्होंने एक ही दिन, देखो लिखा भी ऑन द सेम डे, और ऐसा नहीं था कि उसको इसके बारे में पहले से पता था, उसने बस अपनी इच्छा जाहिर की, अपनी सिर्फ विलिंगनेस प्रेजेंट की, और दोनों की जो विलिंगनेस थी वो एक जैसी विलिंगनेस थी, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका क्रॉस ऑफर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो आपका, वो है आपका काउंटर ऑफर, ठीक है। काउंटर ऑफर क्या होता है, व्हेन एन ऑफर मेड बाय अ पार्टी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द अदर ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, other party put forth his terms and condition to the one who originally made the proposal। काउंटर ऑफर समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मम्मी लोग के साथ सब्जी मंडी जाते हैं सब्जी खरीदने, ठीक है, देखा है बार्गेनिंग करते हुए, क्या होता है, तो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि ये सब्जी आपको मिलेगी 100 रुपये की, ठीक है। वहीं से मम्मी एक्सेप्ट करना चाहती हैं पर बोलती नहीं, हम 100 में नहीं लेंगे, हमें चाहिए आपसे 70 में, ठीक है। सब्जी वाला कहता है नहीं बहन जी 70 में तो नहीं मिलेगा, एक काम करते हैं हम आपको 90 में सेल कर लेते हैं। तब तक वहाँ से ऑर्डर आता है मम्मा श्री का, मम्मी जी कहती हैं
अच्छा 90 में तो हम नहीं खरीदेंगे, काम करते हैं 80 लगा लेते हैं। तो ठीक है, वहाँ से शॉपकीपर कहता है चलो ठीक है 80 में हम मान जाते हैं। मतलब कि क्या हुआ, काउंटर ऑफर में एक पार्टी आपको ऑफर दे रही थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन में, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट तो कर रही है पर उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग हैं। उसको कवर करने के लिए फर्स्ट पार्टी दोबारा कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करती है, सेकंड पार्टी फिर से कुछ चेंजेस करती है, लास्ट में जाके फाइनली वो ऑफर डील हो जाता है। डेट इज़ कॉल्ड काउंटर ऑफर। ठीक है, मतलब कि एक पार्टी दे रही है, उसके कुछ टर्म्स कंडीशन है, दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट करना चाहती है बट उन सेम टर्म्स एंड कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो फर्स्ट पार्टी थी जो ऑफर दे रही थी उसको अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने पड़ते हैं। ये कहलाता है आपका काउंटर ऑफर। आई थिंक एग्जाम्पल की हेल्प से ये कॉन्सेप्ट आपको सही से क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया। लास्ट आता है आपका स्टैंडिंग ऑफर। ये क्या होता है, व्हेन एन ऑफर इज ओपन फॉर एक्सेप्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज स्टैंडिंग ऑफर। इट कैन बी रिवॉक्ड एट एनी टाइम बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। अब देखो क्या होता है स्टैंडिंग ऑफर, आप लोगों ने देखा होगा कई मॉल्स वगैरह के जो पैम्पलेट आपको मिलते हैं, सेल लगी है, सेल लगी है कितने दिनों के लिए, 3 डेज सेल है। ठीक है, सुना होगा 3 दिन की सेल लगी है, 5 दिन की सेल लगी है, 19 से 25 की सेल लगी है। ये जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगाया गया है, स्पेसिफिक इंटरवल के लिए जो सेल्स लगाई जा रही, जो ऑफ़र दिया जा रहा है, ये आपका स्टैंडिंग ऑफ़र है। इस ऑफ़र को हम कभी भी रिवॉक कर सकते हैं। रिवॉक मीन्स कभी भी इस ऑफ़र को हम तोड़ सकते हैं। किस कंडीशन में हम तोड़ सकते हैं आपका, जब तक उसकी एक्सेप्टेंस ना हो। मान लो आपने 3 दिन की सेल लगा दी 50 + 50% ऑफ की, ठीक है, आपकी दुकान पे मिलने वाला सामान 50 + 50% ऑफ की सेल रहेगी 3 दिनों तक। ये सेल क्या कहलाएगी, ये ऑफ़र क्या कहलाएगा आपका, स्टैंडिंग ऑफ़र। अगर इन 3 दिनों में कोई भी उसे एक्सेप्ट करने नहीं आता है या कोई भी आपके शॉप पे विज़िट नहीं करता है तो आपके मन पे होगा कि आप इसे कैंसिल भी सेल को कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्टैंडिंग ऑफ़र कहलाता है। तो कुल मिला के आज हमने किसके बारे में बात की, आपके ऑफ़र के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में करेंगे, एक्सेप्टेंस। भैया ऑफ़र के बाद तो एक्सेप्टेंस करना तो बनता ही है, राइट। इस चीज़ में हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट होता है या कोई भी कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि इस एग्जाम्पल से मेरा टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, आप मैम कोई और एग्जाम्पल्स दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आगे और भी जितनी वीडियोज़ हैं उन सब में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। थैंक यू।